मुट्ठी भर बाजरे के लिए शायद मैं हिंदुस्तान की बादशाहत गंवा बैठता। दोस्तों, ये कथन है दिल्ली के सुल्तान शेर शाह सूरी का, जिसने बाबर के पुत्र हुमायूं को चौसा और बिलग्राम के युद्ध में हराकर दिल्ली पर अपना कब्जा कर लिया। वो व्यक्ति ये कह रहा है कि आज मुट्ठी भर बाजरे के लालच में शायद मैं हिंदुस्तान की बादशाहत गंवा बैठता। तो सोचिए उस युद्ध में उस व्यक्ति की, उस बादशाह की क्या हालत हुई होगी। दोस्तों, आज बात करूंगा मैं गिरी सुमेल का युद्ध जो लड़ा गया 1544 में जोधपुर के शासक राव मालदेव के दो सेनापति जैता और कुंपा और शेरशाह की सेना के मध्य। मैं सौरभ भारती आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं दोस्तों डिजिटल तैयारी के इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। ऐसे बहुत सारे ज्ञानवर्धक जानकारियां मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूं। तो दोस्तों, बात आज गिरी सुमेल के युद्ध की। देखिए दोस्तों, पहले थोड़ा बैकग्राउंड चेक करें। शेरशाह कौन था? शेरशाह एक आम अफगान था, कोई नोबेलिटी से या किसी राजवंश से संबंध नहीं रखता था। बहुत ही नीचे से इसने शुरू किया। शुरुआत में यह दक्षिण बिहार के शासक के यहां एक सहायक के तौर पर काम करता था। धीरे धीरे उसने दक्षिण बिहार के शासक का विश्वास जीता और उस विश्वास को जीतने के बाद उसे कलिंजर का किला मिला। कलिंजर के दुर्ग पर हुमायूं ने आक्रमण किया 1531 में। और उसके बाद शेरशाह जो है, उस समय तो वो हुमायूं के सामने झुक गया, परंतु लगातार प्रयास करता रहा अपनी शक्ति को बढ़ाने का। शेरशाह अफगान था, हुमायूं मुगल थे। 1529 के अंदर एक युद्ध हुआ था, घाघरा का युद्ध। इस युद्ध में मुगलों ने अफगानों को हरा दिया था। इस वजह से अफगान लगातार प्रयास कर रहे थे कि किसी तरीके से मुगलों को पुनः हराया जाए। और पूरे उत्तर भारत में जहां जहां अफगान फैले हुए थे वो संगठित हो रहे थे, पर हुमायूं को हराना आसान नहीं था। शेरशाह भी कूटनीतिज्ञ कम नहीं था। जिन किलों को हुमायूं जीतता, ये चुपके से पीछे से उन किलों पर पहुंच जाता, लूटपाट करता और भाग जाता था। 1529 में चौसा और 1540 में बिलग्राम के युद्ध में एक निर्णायक युद्ध थे, जिसमें शेरशाह ने हुमायूं को हराया। हुमायूं को भारत से भागना पड़ा, वो काबुल की तरफ भाग गया। अब शेरशाह ने धीरे धीरे लगातार भारत के ऊपर, अन्य इलाकों पर अपना राज्य फैलाना शुरू किया। आप इस चित्र के अंदर अगर गौर से देखें तो ये ग्रीन बेल्ट जो आपको पूरा दिख रहा है, ये शेरशाह सूरी का एम्पायर था। अब आप इस बीच में देखें तो एक हिस्सा ये पूरा आपको खाली दिख रहा होगा। दोस्तों, ये उस समय मारवाड़ रियासत की सरहद थी, जिसे आप जोधपुर रियासत भी कह सकते हैं। वर्तमान में आप जोधपुर के नाम से भी जानते हैं। और उस समय मारवाड़ का शासक था राव मालदेव। ये मालदेव की सरहद थी। मालदेव जब गद्दी पर बैठा, उस समय तो इसका राज्य बहुत छोटा था। अपने सगे संबंधियों के ही हाथों मालदेव को अपना राज्य गंवाना पड़ा। सगे संबंधियों में एक नाम आप याद रखेंगे, वो नाम मैं आगे भी लूंगा, वीरमदेव। वीरमदेव जो हैं, ये एक तरह से कहें तो राव मालदेव के ताऊ जी लगते थे। राव मालदेव के पिताजी का नाम था राव गांगा और राव गांगा के बड़े भाई थे वीरमदेव। शासन तो वास्तव में वीरमदेव को ही मिलने वाला था। गद्दी के उत्तराधिकारी वीरमदेव ही थे, परंतु कुछ ऐसी घटना हुई। कहा जाता है कि जिस दिन वीरमदेव का राज्याभिषेक होना था, उस दिन आसपास के जितने भी सामंत थे, राठौड़ सामंत थे, वो सभी वहां पधारे हुए थे। परंतु वीरमदेव की माताजी का व्यवहार उन्हें अनुचित लगा। सरदारों के कुछ बच्चे साथ में थे जिन्होंने भोजन की मांग करी और उन्हें सही रिस्पॉन्स नहीं दिया वीरमदेव की माताजी ने। इस वजह से सरदारों ने उस समय यह कहकर कर अभी मोहरत सई ने वीरमदेव का राज्याभिषेक टाल दिया और उनके छोटे भाई गांगा को बुलाकर उनकी ताजपोशी कर दी। तो ऑब्वियस सी बात है कि वीरमदेव और गांगा के बीच में विवाद तो होना ही था। परंतु राव गांगा ने वीरमदेव को मेड़ता का परगना देकर इस झगड़े को शांत कर दिया। हालांकि वीरमदेव और गांगा के बीच में
थोड़ा बहुत जिसको कहते हैं टेंशन चलता रहा। एक बार एक हाथी की बात को लेकर राव मालदेव, जो कि वीरमदेव के भतीजे हैं, उनका अपने चाचा वीरमदेव से झगड़ा हो गया। वीरमदेव को ये कहा गया कि आप इन हाथियों को मारवाड़ के जो सरदार हैं गंगा की सेवा में भेजिए। वीरमदेव ने वो हाथी देने से मना कर दिया। फिर भी जब जोर जबरदस्ती की गई तो वीरमदेव ने वो हाथी तो भेजे, पर मार्ग में ही उन हाथियों की मृत्यु हो गई। कहा जाता है कि हाथियों को जहर दे दिया गया। इससे मालदेव बड़ा क्रुद्ध हुआ। एनीवे, कहने का मतलब यह है कि मारवाड़ का शासक बनने से पहले ही मालदेव की अपने ताऊजी यानी कि वीरमदेव से बिल्कुल नहीं बनती। मालदेव शासक भी बन गया। अब मालदेव जब शासक बना तब उसने अपना साम्राज्य का विस्तार करना शुरू किया, क्योंकि अपने पिता के कमजोर रवैये की वजह से आसपास के बहुत सारे परगने जो हैं राठौड़ों के हाथ से निकल चुके थे। बीकानेर में भी एक राव जैतसी, ये भी राठौड़ी थे, राव जैतसी भी, और इनका सीधा सीधा संबंध जो है वो जोधपुर के राठौड़ों से था। जोधपुर के राठौड़ वंश के जो थे राव जोधा, जिन्होंने जोधपुर बसाया, उन्हीं के बेटे बीका ने बीकानेर बसाया। तो बीका के जो वंशज थे वो बीकानेर के राठौड़ थे, जोधा के वंशज जोधपुर के राठौड़ थे, परंतु फिर भी आपस में इनमें भी शत्रुता थी। राव मालदेव ने बीकानेर के राव जैतसी को पाहोबा के युद्ध में हरा दिया और उसकी हत्या कर दी। इस वजह से राव जैतसी का पुत्र कल्याणमल अपने राज्य से निकाल दिया गया, भागना पड़ा उसको। बीकानेर पर भी मालदेव का कब्जा हो गया। अब मालदेव की नजर थी मेड़ता पे, जहां पे वीरमदेव बैठे थे। मालदेव ने वीरमदेव पे भी हमला किया और उनको भी उनकी जागीर छोड़ने पे मजबूर कर दिया। मेड़ता का परगना भी मालदेव का। अब एक तरफ वीरमदेव भी राठौड़, उधर राव कल्याणमल बीकानेर वाले, दोनों के पास राज्य नहीं है, कहां जाए? दोनों दिल्ली चले गए। किसके पास? शेर शाह सूरी के पास। मालदेव ने इनका पीछा नहीं छोड़ा। मालदेव अपनी सीमाएं वर्तमान में, आप देखिए, मारवाड़ से ये निकल के वर्तमान का जो अलवर भरतपुर है वहां तक इन्होंने अपनी सीमाओं को पहुंचा दिया। आप ये इसमें देख सकते हैं। दक्षिण मारवाड़ के दक्षिण में गुजरात और सिरोही को भी जीत लिया, और एक शेर शाह सूरी के इस दिल्ली सल्तनत में मालदेव ने एक बड़ा राठौड़ शक्ति को उसने खड़ा कर दिया। मालदेव को फारसी इतिहासकारों ने हशमत वाला शासक कहा है। बहुत ही राजसी शासक जो होते हैं, शौकीन, ठाट बाट वाला शासक कहा है। मालदेव ने 52 युद्ध जीते थे, 52 अपने जीवन काल में, तो इसकी सैन्य क्षमता पे तो कोई शक ही नहीं है। पर मालदेव के इस पूरे साम्राज्य विस्तार में 2 व्यक्तियों का बहुत बड़ा योगदान था। वो थे मालदेव के सेनापति जैता राठौड़ और कुंपा राठौड़, बहुत ही साहसी और वीर। ये मैंने जो बताया आपको पाहोबा का युद्ध जिसमें राव जैतसी की हत्या की गई, उस युद्ध के अंदर अद्भुत वीरता का प्रदर्शन जैता और कुंपा ने किया था और उनके वीरता के चर्चे दिल्ली तक फैल गए थे। ऐसी स्थिति में अब शेरशाह को यह खतरा लगा कि मालदेव कहीं दिल्ली नहीं पहुंच जाए, क्योंकि इससे पहले मेवाड़ के राणा संग्राम सिंह जो है वो बाबर को, जो कि दिल्ली की सल्तनत प्राप्त करने का प्रयास कर रहा था, इब्राहिम लोदी को हरा चुका था, उसको खानवा के युद्ध में चुनौती दे चुके। राणा सांगा जो है उस युद्ध में हार गए। हाँ, एक बात और, राणा सांगा के साथ उस खानवा के युद्ध में राव मालदेव भी लड़े थे। हालांकि उस समय वो राजकुमार थे, इनके पिता शासक थे, तो खानवा के युद्ध का भी इनको अनुभव था और शेरशाह सूरी भली भांति मालदेव की वीरता से जानकार था, उसको जानता था, परिचित था। तो दोस्तों, एक तरफ बीकानेर और मेड़ता के शासक शेरशाह के पास पहुंच गए और शेरशाह का दुश्मन कौन? हुमायूं मालदेव के पास पहुंच गया। हालांकि मालदेव ने पहले, जब शेरशाह ने हुमायूं को भगाया था, तब ऑफर किया था कि आप आइए मेरे राज्य में, आप यहां रुक सकते हैं, शरण ले सकते हैं। पर उस समय हुमायूं जो है अपने भाई के पास काबुल जाना चाहता था, वो चला गया। पर 2 साल बाद वो वापस आया और उसने मालदेव से उम्मीद की कि आप मुझे शरण दीजिए और सैनिक मदद दीजिए। हालांकि इन 2 सालों में शेरशाह की स्थिति दिल्ली में मजबूत हो गई थी।
मालदेव ने भी कोई खास रुचि नहीं दिखाई। हालांकि वो जब आया हुमायूं तो उसका पूरा आदर सत्कार जो है मारवाड़ में हुआ। अब इस प्रकार की खबरें, अफवाहें कह सकते हैं आप, उड़ने लगी कि मालदेव जल्दी ही हुमायूं को पकड़कर शेरशाह को भेंट करेगा और शेरशाह से दोस्ती कर लेगा, ताकि मालदेव के दुश्मन जो है शेरशाह के दोस्त नहीं बन सके। मालदेव के दुश्मन वीरमदेव और कल्याणमल। हालांकि ऐसा हो नहीं सका। हुमायूं को जब यह खबर मिली तो अब गलतफहमी में कह दीजिए, अफवाहों पर भरोसा करके कह दीजिए, हुमायूं वापस मारवाड़ से निकल गया। शेरशाह के पास ये बात पहुंची कि हुमायूं मारवाड़ आया, वो मालदेव से मिला भी है और मालदेव ने उन्हें सहायता देने का भी वचन दिया है। और साथ ही साथ अब मालदेव और शेरशाह के राज्यों की सीमाएं टकरा रही हैं, तो युद्ध तो अब अवश्य भावी है। साथ ही साथ दो राठौड़ शासक भी उनके साथ है, शेरशाह के साथ है, राव कल्याणमल बीकानेर का और वीरमदेव मेड़ता का। अब ये सभी एक 80,000 की सेना, तोपे और गोला बारूद लेकर चले और वर्तमान में राजस्थान में एक जिला है पाली, पाली का एक तहसील है जैतारण, वहाँ पे एक गांव है सुमेल। सुमेल गांव में इन 80,000 दिल्ली के सैनिकों ने अपना पड़ाव डाल दिया। मालदेव को जब पता चला कि शेरशाह एक बड़ी सेना लेकर आया है, वो भी जोधपुर के मेहरानगढ़ किले से निकले। जोधपुर से लगभग 90 किलोमीटर पड़ता है और सुमेल से थोड़ा पहले एक और गांव है गिरी, वहां पर उन्होंने अपना पड़ाव डाल दिया। गिरी सुमेल दोनों सेनाएं आमने सामने बैठी हैं, पर शेरशाह की हिम्मत नहीं हो रही है कि मालदेव को चुनौती दी जाए। मालदेव भी इंतजार कर रहे हैं कि भाई मेरा इलाका है, कभी भी मैं रसद और पानी की आपूर्ति इनकी रोक सकता हूं, देखते हैं कितने दिन यहां बैठे रहते। जब शेरशाह को कुछ नहीं सूझा तो उसने कहा कि यार इस प्रकार से तो हम इन राठौड़ राजपूतों को नहीं हरा पाएंगे, हमें कोई दूसरी चाल सोचनी चाहिए। एक चाल सोची गई जिसमें वीरमदेव और कल्याणमल का भी सहयोग था। इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि जैता और कुंपा के जरिए सिरोही से तलवारें मंगाई गई, तलवार और ढालें मंगाई गई, जिसके लिए बकायदा इन्हें पैसे दिए गए 20-20 हज़ार रुपए। मतलब आप देख रहे हैं, अब कोई बात नहीं, लड़ाई हो रही है, पर है तो हम सगे संबंधी ना, रिश्तेदारी आपस में गुथी हुई हैं। तो ऐसी स्थिति में जो सामान लाना था, ठीक है आप लाइए और ले जाइए। वीरमदेव और शेरशाह ने एक जाली पत्र तैयार करवाए, जिनके ऊपर यह लिखा गया कि जैता और कुंपा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद इन तलवारों को हम तक पहुंचाने के लिए। जैसे हम मालदेव को हरा देंगे, तुम्हें जोधपुर का सूबेदार बना देंगे। और ये जो जाली पत्र थे, उन्होंने मालदेव के जो कैंप था गिरी गांव में, उसके बाहर फेंकवा दिए। और ये भी बोला कि जो हमने तुम्हें वो ढालें भिजवाई थी, ऐसी फर्जी ढालें इन्होंने क्या करा, इस कैंप में घुसा दी, जिन ढालों के पीछे इन्होंने कुछ पैसे डाले हुए थे, कि उन ढालों के अंदर जो हमने पैसे डाले थे शायद वो तुम्हें मिल ही गए होंगे। ये खत जब मालदेव तक पहुंचा तो हड़कंप मच गया। जैता और कुंपा के कैंप की तलाशी ली गई और वास्तव में उन ढालों के पीछे से ये पैसे निकले। मालदेव भयंकर आग बबूला हो गया अपने सेनापतियों पर। हालांकि देखिए, इसमें एक बात और है, आप ये भी सोच सकते हैं कि फिर हाथों हाथ मार देता उनको या जो भी कर देता। देखो, ऐसा नहीं होता था। पुराने समय में एक राजा और सामंत का जो रिश्ता है वो रिश्तेदारी का होता था। मतलब सामंत भी अपने अपने इलाकों के, आप कह सकते हैं, छोटे राजा थे। इनके साथ अपनी अपनी सेना होती थी, 4,000, 5,000, 10,000 ऐसी सेना होती थी बकायदा। ये ब्लड रिलेटिव थे आपस में। मालदेव इतना नाराज हुआ कि वो अपनी सेना को वापस लेके जोधपुर चला गया। 50,000 की सेना थी, उसमें से मात्र 8 से 10,000 राजपूत जो हैं वो जैता और कुंपा के साथ रह गए। उसमें एक नाहर सिंह चौहान का नाम मिलता है, जो बड़ी वीरता से इस युद्ध में लड़े थे, नरा चौहान के नाम से भी मिलता है, वो पीछे रह गए। यहां पे एक छोटी सी घटना मिलती है कि जैता और कुंपा के मन में भी आया कि लड़ाई राजा की है, मालदेव की है। शेरशाह अगर कब्जा करेगा तो मालदेव के राज्य पर करेगा, हमारा क्या जाएगा। उन्होंने सोचा कि हम भी बेटर इस युद्ध भूमि से चले जाते हैं। परंतु कहा जाता है कि एक बार वो इस घटना के बाद एक कुएं पर पानी पीने के लिए गए, जहां पर 2 औरतें आपस में बातें कर रही थी और उनके बीच में जो ये बातें चल रही थी उसमें उन्होंने, एक औरत ने कहा कि अब तो शेरशाह जोधपुर पर कब्जा कर लेगा और उसी प्रकार के कृत्य किए जाएंगे जो पहले सुने थे अलाउद्दीन खिलजी वगैरह ने, जिस प्रकार से जालोर और सिवाना में जिस प्रकार से कत्लेआम मचाया, शायद अब जोधपुर में भी होगा।
तो दूसरी औरत ने बोला कि नहीं नहीं, ऐसे चिंता मत करो, जब तक जैता और कुंपा जैसे वीर हमारी सुरक्षा के लिए खड़े हैं तब तक शेरशाह सूरी कुछ नहीं कर सकता। इस चीज ने जैता और कुंपा के बीच में वापस से जोश भर दिया और वो जितने भी थे उन्होंने एक अंतिम लड़ाई करने की ठान ली। मात्र 8 से 10 हजार लोग थे वो। जनवरी 1544 सुबह सुबह इन 8-10 हजार राजपूत लड़ाकों ने सुमेल गांव में, जहां शेरशाह सूरी का कैंप लगा होता, उस पर दावा बोल दिया। शेरशाह सूरी को पहले ये बहुत इजी लग रहा था कि क्या कुछ नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है, इनको तो हम कभी भी निपटा लेंगे, हमारे पास तोपे भी हैं। परंतु जब ये राठौड़ उन पर भारी पड़ने लगे तो शेरशाह सूरी इतना घबरा गया कि वो चलते युद्ध के अंदर, युद्ध के मैदान में वो नमाज पढ़ने बैठ गए। अब यहाँ पे इसके 2 कारण मिलते हैं। पहला कारण आप देखेंगे कि हल्दी घाटी के युद्ध से पहले 1576 में राजपूत शासकों ने बहुत ही नियम कानून और उससे युद्ध किए, जबकि ये दिल्ली सल्तनत के सुल्तान, इनके नियम कानून वगैरह कुछ नहीं होते थे। युद्ध में नमाज पढ़ना, पानी पीना, इन सब के लिए ब्रेक होते थे और ये अपनी तरफ से ये सब चीजें मुहैया कराते थे। तो शायद बार बार युद्ध का एक जो मोशन होता है उसको तोड़ने के लिए शायद शेरशाह सूरी ने ये किया। दूसरा इसका रेफरेंस है कि नहीं, उसने ये ऐसा इसलिए किया ताकि वो अपने सैनिकों को ये यकीन दिला सके कि तुम युद्ध करते रहो, भगवान हमारे साथ है, अल्लाह हमारे साथ है, वो हमारी मदद करेगा। जब शेरशाह बहुत ज्यादा व्यथित हो गया और युद्ध में उसको लगा कि हम हार ही जाएंगे, तभी शेरशाह का एक सेनापति जलाल खान, वो एक सेना लेकर, ताजी सेना लेकर युद्ध के मैदान में पहुंच गया। उसे देखते ही शेरशाह भी जोश से भर गया और उसके जो थके हारे और डरे हुए सैनिक थे उनमें भी जोश आया। राजपूतों ने अपनी संख्या के अंतिम आदमी तक रण में युद्ध किया और ऑलमोस्ट सभी जितने भी राजपूत योद्धा थे वो सभी रण खेत रहे, यानी कि उसी रण क्षेत्र में मारे गए। जब उसने शेरशाह सूरी ने अपनी तब तक विजय स्वीकार नहीं की जब तक उसे ये पुख्ता सूचना नहीं मिली कि जैता और कुंपा युद्ध में मारे गए। जब उसे पुख्ता सूचना मिली कि जैता और कुंपा युद्ध में काम आ गए हैं, तब शेरशाह के मुंह से निकला, आज मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत गंवा बैठता। उसके बाद उसने जोधपुर की तरफ कूच किया। मालदेव इस बात को समझ चुके थे कि जैता और कुंपा का साथ छोड़कर मैंने बहुत बड़ी गलती की है और शायद इसकी कीमत आगे आने वाले 500 सालों तक भारत ने चुकाई है। ऐसे कई इंसिडेंट हुए हैं भारत में जहाँ पे हमको लगता है शायद ऐसा करते तो ऐसा हो जाता, ऐसा करते तो ऐसा हो जाता। ये वैसा ही कुछ इंसिडेंट है। अगर यहाँ पर शेरशाह सूरी हार जाता तो शायद भारत का नक्शा कुछ और होता। चलिए जो भी है, जोधपुर को भी मालदेव ने खाली कर दिया और वहाँ से सिवाना के किले में चला गया और जोधपुर पर शेरशाह सूरी का अधिकार हो गया। ये पहली बार था जब जोधपुर का किला मुसलमानों के हाथ में गया, पहली बार था। मालदेव राठौड़ ने जिंदगी में बहुत युद्ध जीते, हशमत वाला शासक, वीर शासक, परंतु यहाँ पे मालदेव कानों का कच्चा राजा कहलाएगा। उसने अफवाहों पर भरोसा करके अपने विश्वसनीय सेना नायकों पर शक किया, जिसका खामियाजा पूरे क्षेत्र को, पूरे राज्य को भुगतना पड़ा। हालांकि 1545 में शेरशाह की खुद की मृत्यु हो गई, 1 साल बाद ही। उसके बाद इसका सूरी एम्पायर बिखर गया। मारवाड़ पर भी सूरियों का जो कंट्रोल था वो छूट गया और मालदेव ने वापस से जोधपुर को जीत लिया। वो बात अलग है, पर एक बार तो इस युद्ध की भारी कीमत संपूर्ण मारवाड़ क्षेत्र को चुकानी पड़ी। तो दोस्तों, ये कुछ ऐसी घटना थी गिरी सुमेल वाली जहां पर आपसी रंजिश का फायदा किसी तीसरे ने उठाया। मालदेव की भी गलती थी, उसने अपने ही सगे और जो सहबंधु थे बीकानेर के राठौड़, वीरमदेव राठौड़, उन पर राज्य विस्तार की आकांक्षा से आक्रमण किया और उन्हें अपने राज्य से बेदखल किया। वो लोग भी फिर शेरशाह सूरी की शरण में गए और इस प्रकार से इस पूरी युद्ध की गाथा लिखी गई। तो दोस्तों, ये था
गिरी सुमेल का युद्ध, जो कि भारतीय इतिहास के युद्धों में अमर है। जब कभी भी बात आती है वीरता, त्याग और बलिदान की, तो गिरी सुमेल के युद्ध के बिना कोई भी किताब इस पर नहीं लिखी जा सकती, जहां पर अपने स्वाभिमान, आत्मसम्मान की लड़ाई के लिए बिना कुछ सोचे अपने प्राणों की आहुति दे गए जैता और कुंपा। दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो गिरी और सुमेल के युद्ध पर। आपको कैसा लगा आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। और भी किसी के पर्टिकुलर युद्ध के बारे में आप जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसे बहुत से युद्ध हैं जो आपने कभी सुना हो पर आपको पता नहीं कि इस युद्ध में एक्चुअली क्या हुआ था, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। मैं उस पर भी आपको अच्छी जानकारी दूंगा। बाकी मेरी तरफ से तो मैं आपको और भी बहुत सारे युद्धों पर जानकारी दूंगा ही। तो दोस्तों, इसी के साथ चलता हूं मैं। धन्यवाद। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब डिजिटल तैयारी।